हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस पेपर को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन समझेंगे, देखेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ए है 12 अंक के लिए। पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा बी। ठीक है। सबसे पहले थर्ड होगा, देन फोर्थ, देन फर्स्ट एंड देन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 नवंबर 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग न्यायशीता परिषद को स्थगित कर दिया गया क्योंकि अंतिम ट्रस्ट जो है वो पलाऊ स्वतंत्र गया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। तो फोर्थ का आंसर आपका यहाँ पे बी रहेगा। गठबंधन जो है वो क्या है, गठबंधन सैनिक हमले को रोकना और उससे रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाना। अप्रोच क्या हो जाएगा, अप्रोच जो है वो सुरक्षा कारणों से नीति को सीमित रखना या समाप्त करना। निरस्त्रीकरण क्या है, देशों के द्वारा कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना। और अस्त्र नियंत्रण रहेगा, हथियारों को विकसित करने और उनको हासिल करने संबंधी कायदे कानून बनाना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार डैश से ग्रहण किया था। तो किससे ग्रहण किया था, सोवियत संघ से ग्रहण किया था। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथनों का विकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है, ठीक है, तो अभिकथन भी इसमें ठीक है और इसका कारण जो दिया गया है वो भी ठीक है, तो आंसर हमारा ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल्कान क्षेत्र का वह गणराज्य जो गहन संघर्ष का शिकार हुआ और 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। तो वो क्या है, वो गणराज्य कौन सा रहेगा, युगोस्लाविया। भारत पाकिस्तान विभाजन की विपदा का जिक्र करने हेतु रचनाकारों द्वारा प्रयोग किया गया जुमला था दिल के दो टुकड़े हो जाना। 1900 क्वेश्चन नंबर 9 है, 1970 के दशक में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के छात्र विरोध में आंदोलन से संबंधित राज्य था। तो क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, आज़ादी के तुरंत बाद आज़ाद भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। और कारण है, भारत और पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय रजवाड़ों की प्रजा को करना था। तो ऐसा नहीं था, कारण इसमें हमारा गलत है। अभिकथन ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, शॉक थेरेपी का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था। तो कौन सा परिणाम था, ये परिणाम था रूस की मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट। ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सभी को एक समान मताधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आम सभा। खंड ब 12 अंक के लिए, जिसमें आपको यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोपीय संघ की ऐसी किन्हीं 2 विशेषताओं का उजागर कीजिए जो इसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों से भिन्न बनाती है। तो यहाँ से देखिए 13 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपको ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आंसर रहेगा आपका सांझी मुद्रा और सांझी विदेश और सांझी सुरक्षा नीति इसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों से क्या बनाती है, भिन्न बनाती है। तो ये यूरोपीय संघ की 2 विशेषताएं रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंतरिक रूप से विस्थापित जन और शरणार्थी के बीच का अंतर उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आंतरिक रूप से विस्थापित जन जो है वो क्या है, वो अपने देश की सीमा के अंदर ही विस्थापित कर दिए जाते हैं, जबकि जो शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में शरण लेते हैं। शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षा और अधिकार मिलते हैं, जबकि जो आईडीपीज होते हैं यानी जो अपने ही देश में विस्थापित लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा उनके देश की सरकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए आईडीपीज यानी जो आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, सीरिया में गृह युद्ध से भीतर देश के भीतर विस्थापन, और शरणार्थी यानी म्यांमार के रोहिंग्या का बांग्लादेश में शरण लेना, ये एग्जाम्पल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, महामारियां इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कथन के समर्थन में कोई 2 तर्क लिखिए। तो महामारियां सीमाओं का पालन नहीं करती हैं, इसलिए वैश्विक स्तर पर सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान आवश्यक हो जाता है। कई देशों के पास पर्याप्त चिकित्सा संसाधन नहीं होते जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पूरा किया जा सकता है।
कोई एक देश इनका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, जैसे कोविड है, बर्ड फ्लू है, ठीक है, कोविड था, बर्ड फ्लू है, इस तरह से एग्जाम्पल दे देंगे। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? किस वर्ष पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रारंभ हो गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 2004 तक इसका प्रयोग जो है वो पूरे वर्ष में पूरे भारत में शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक स्वतंत्रता के बाद भारत में कायम हुआ एक पार्टी का प्रभुत्व किस प्रकार अन्य देशों से भिन्न था? अपने उत्तर की पुष्टि किन्हीं दो उदाहरणों से कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व अन्य देशों से भिन्न था क्योंकि, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे देंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखिए, भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व चुनाव के माध्यम से हुआ, जबकि कई देशों में यह तानाशाही या बल के माध्यम से हुआ, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी। समावेशिता, कांग्रेस ने विभिन्न विचारधाराओं को समायोजित किया, जबकि अन्य देशों में विपक्ष को दबाया गया, जैसे घाना में एक दलीय शासन। मैक्सिको में पीआरआई पार्टी का शासन रहा, यह परिपूर्णतः जो क्या था, तानाशाही था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत भारत में 25 जून 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा की गई? आपातकाल को उद्घोषणा करने के लिए सरकार द्वारा क्या मुख्य तर्क जो है वो दिया गया था? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की उद्घोषणा की गई, और सरकार ने इसका तर्क क्या दिया था कि सरकार ने अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लगाया है। नेक्स्ट देखिए, खंड सी बी संघ के लिए क्वेश्चन नंबर 19, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 मूलभूत विशेषताओं का वर्णन। आंसर रहेगा राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व। सोवियत प्रणाली संघ की 4 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है, राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व। तो आप इसको और एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष का स्थान नहीं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1990 के दशक में सुरक्षा परिषद में सुधार करना आवश्यक हो गया था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क आपको लिखने हैं। आंसर रहेगा, सुरक्षा परिषद जो है वो अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। सेकंड, इसके फैसलों पर पश्चिमी हितों की छाप और चंद्र देशों का दबदबा, इसमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं, ठीक है। इन पॉइंट्स के साथ आप दे सकते हो कि सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाती थी। 1945 के बाद से 142 नए देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को परिषद में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना इसके स्थायी सदस्यों और उनकी वीटो शक्तियों के साथ इन चुनौतियों का जवाब देने में धीमी और कभी कभी अप्रभावी रही है। वीटो पावर का दुरुपयोग और 5 स्थायी सदस्यों के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ने वैश्विक मुद्दों से निपटने में परिषद की क्षमता को कमजोर बना दिया है। नेक्स्ट है, अथवा में प्रश्न दिया गया है, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंडों की वैधता को विभिन्न देशों द्वारा किन आधार पर चुनौती दी गई है? अपने उत्तर की पुष्टि में कोई 2 तर्क आपको यहाँ पर लिखने हैं। आंसर रहेगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो अथवा कितनी बड़ी सैन्य शक्ति हो, संयुक्त राष्ट्र के बजट में कितना योगदान करे कि वह सदस्यता हासिल कर पाए, और तीसरा जो समस्या है, किसी देश की बड़ी जनसंख्या विश्व की बड़ी भूमिका में बाधक है या सहायक। आंसर ये बुलेट पॉइंट्स ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वैश्वीकरण के विरोध के प्रति भारत के अनुभवों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत के अनुभवों का जो है उनका विश्लेषण आपको इसमें करना है। तो इसमें देखिए, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, सस्ते आयातित उत्पादों और मूल्य अस्थिरता के कारण किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ा, स्वदेशी उद्योगों पर दबाव, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग खासकर हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित हुए, इससे बेरोजगारी बढ़ी। उसके बाद है सांस्कृतिक असुरक्षा, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने पारंपरिक भारतीय संस्कृति और मूल्यों को चुनौती दी और जिससे कई वर्गों में असंतोष बढ़ा। आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया, इससे समाज के एक बड़े वर्ग में असंतोष जो है उत्पन्न हुआ। भारत के इन विरोधों का सामना करते हुए संतुलित नीतियां अपनाने का प्रयास किया है ताकि विकास और सामाजिक न्याय दोनों ही सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है, प्रीवी पर्स की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारकों को उजागर कीजिए। तो प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार कारकों में ये बातें शामिल हैं, ठीक है। तो प्रीवी पर्स को क्यों ज़रूरी हो गया था बंद करना?
भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों में से जो प्रीवी पर्स है वो मेल नहीं खाता था। ठीक है, उसके बाद प्रीवी पर्स के कारण बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा था, जिसके कारण गरीबी, भूख और सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे नवजात भारत पर आर्थिक ये दबाव ही था। प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारों के साथ शासन की अवधारणा लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी। प्रीवी पर्स सरकारी धन का व्यर्थ खर्चा था और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण सरकार के लिए राजस्व घाटे को कम करना जरूरी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए तर्क दिया और 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन के जरिए इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के विभाजन के लिए उत्तरदायी घटनाओं की व्याख्या जो है आपको करनी है। तो फर्स्ट इसमें रहेगा, इंदिरा गांधी द्वारा 1967 में सरकार को वामपंथी रंग देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सेकंड, 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए बढ़ावा दिया गया। प्रीवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के गहरे मतभेद का होना। राष्ट्रपति चुनाव 1969 में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की हार और पार्टी का टूटना। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, मंडल आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मंडल आयोग द्वारा सुझाई गई किन्हीं 2 सिफारिशों का वर्णन करना है। आंसर रहेगा, भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना, पिछड़े वर्ग की पहचान के तरीके बताना। सिफारिशें रहेंगी, शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और भूमि सुधार के उपाय। इनको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, खंड सी 12 अंक के लिए निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 24.1 है, आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उसका प्रतीक चिन्ह है वृत्त के भीतर धान की धसवालियाँ। देश को आसियान के संस्थापक देशों में शामिल किया गया है। तो सिंगापुर देश को आसियान देश के संस्थापक देशों में शामिल किया गया है। भारत ने निम्नलिखित में से किस आसियान देश के साथ मुख्य व्यापार समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट देखिए, आसियान ने सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए 1994 में निम्न में से किसकी स्थापना की? तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 4 राज्यों ए, बी, सी व डी द्वारा दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में उन्हें सही नाम और क्रम संख्या के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए, वह राज्य है जहां 1991 में चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो वो क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी जो है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु पहले का। उसके बाद उत्तर भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की गई। तो वो क्या है? बिहार। तो ये हो जाएगा नंबर 2 पे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बिहार। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही दिन के प्रतीकात्मक कारावास का दंड दिया। तो ये क्या था? थर्ड पे डी हो जाएगा, यूपी। ये थर्ड का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह राज्य जिसकी राजधानी को 1992 में सांप्रदायिक असहिष्णुता का सामना करना पड़ा। तो वो क्या था? महाराष्ट्र। तो नंबर 4 पे महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी 4th का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आप इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इस आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें क्या है? रियासतें हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार जो है वो इनसे ले रहे हैं। नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है उपयुक्त कार्टूनों में रजवाड़ों के शासक और प्रजा के बीच किस प्रकार के संबंध जो है वो दर्शाए गए हैं। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, कार्टून में दिखाया गया है कि रजवाड़ों की प्रजा शासकों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26.2, कार्टून में सरदार पटेल जी द्वारा यह कहना कि नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा, इसका क्या तात्पर्य है? और 26.3 क्वेश्चन रहेगा, किन 4 रियासतों ने आज़ादी के बाद भारत में विलय से इनकार कर दिया था? सो आंसर रहेगा, पटेल जी शासकों से प्रमुख विषय जैसे विदेशी, रक्षा व संचार आदि लेना चाहते थे ताकि वह वास्तविक रूप से जनता की आज़ादी के विषय में कार्य कर सकें। तो कौन से जो है
विलय करने से मना कर दिया था? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खंड ई में 24 अंक के लिए 6 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिण एशिया पद का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में अमेरिकी की तेजी से बढ़ती भागीदारी के किन्हीं 2 कारणों का उजागर करना है। अथवा में दिया गया है दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से ठीक है अधिकांश जो संघर्षों का रिश्ता वो भारत से है, इस कथन का परीक्षण करना है। सो क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण एशिया जो है वो एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें निम्नलिखित देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ठीक है, और अफगानिस्तान। कुछ संदर्भों में इसे दक्षिण एशिया का हिस्सा माना जाता है। सो शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से क्या किए, संबंध जो है वो बेहतर किए। और अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या का होना, तो ये दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, इसके लिए भी जो अमेरिका है उसका रोल यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो और में दिया गया है, दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति जो है वो क्या है, केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। किन्हीं 3 उदाहरणों की सहायता से इस कथन के परीक्षण करना है। तो देखिए उसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे, इसमें आप भारत पाकिस्तान विवाद जो सीमाचल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। भारत बांग्लादेश जो विवाद है, अवैध प्रवास है, भारत विद्रोही जमातों का समर्थन है। भारत नेपाल का चीन के साथ संबंध, माओवादी आंदोलन भारत के लिए खतरा है। इस पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में संसाधनों का संरक्षण विश्व राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इस कथन का औचित्य आपको सिद्ध करना है और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम करेंगे। इसका आंसर रहेगा कि संसाधनों का संरक्षण विश्व राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यानी संसाधनों का संरक्षण जो है वो केवल किसी एक देश का कार्य नहीं है, किसी एक देश को जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में ये एक व्यापक समस्या बन चुकी है जिसमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लगातार उनका ह्रास होता जा रहा है। तो आंसर इसमें रहेगा कृषि योग्य भूमि की कमी, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की कमी, समुद्र तटीय प्रदूषण, और नंबर 4 रहेगा स्वच्छ जल की बढ़ती कमी। किसी एक देश की सरकार पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। इन प्रॉब्लम्स के आधार पर आप कह सकते हो कि वर्तमान में संसाधनों का संरक्षण जो है वो विश्व राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। नेक्स्ट देखिए जो और में दिया गया है, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा पर आम सहमति को कठिन बनाने वाली किन्हीं 2 मुख्य चुनौतियों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपको जो साझी संपदा है उसकी सुरक्षा पर आम सहमति नहीं हो पाती है, तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो विश्व के सामने, जब विश्व के जो नुमाइंदे हैं वो एक साथ बैठते हैं और कि जो साझी संपदा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो क्या चुनौतियां उनके सामने आती हैं। तो इसमें आप एक्सप्लेन करके लिखोगे। पुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, समय सीमा है, पर्यावरण को किसने कितना नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा की कितनी जिम्मेदारी है, इस पर बहस होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर किसका कितना हक है, ये एक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राजनीति पर 1962 के भारत चीन युद्ध के किन्हीं 3 प्रभाव का विश्लेषण करना है और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों के आंसर करेंगे। भारतीय राजनीति पर 1962 के भारत चीन युद्ध के प्रभाव जो है, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे भारत की छवि को देश विदेश में धक्का लगा, तो इनमें से कोई भी पॉइंट्स आप थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट लगी, राष्ट्र भावना भी बढ़ी, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना। नंबर 5 है रक्षा मंत्री और अनेक उच्च पदों पर सैनिक अधिकारियों ने पद त्यागा। और 6 है पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत होना। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के पश्चात भारत के द्वारा किसी भी गुट में शामिल न होने के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट करना है। पहला रहेगा राष्ट्रीय हित साधने के लिए संप्रभुता को बचाए रखना था, गुटों से दूर रहना और नव स्वतंत्र देशों को विकल्प प्रदान करना, साम्राज्यवाद व नव उपनिवेशवाद का विरोध करना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, पंजाब समझौता क्या था, समझौते में हुई सहमति के मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करना है और अथवा में दिया गया है गोवा भारत का अभिन्न अंग जो है वो किस प्रकार बना, वर्णन कीजिए। तो देखिए पंजाब समझौता क्या था, इसकी सहमति के मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करना है। तो 1985 में राजीव गांधी तथा हरचंद सिंह लोंगोवाल अकाली दल के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनके बीच समझौता हुआ। समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति की गई थी। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास बंटवारे के बारे में न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा
उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा और बेहतर सलूक किया जाना। पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम वापस होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट है गोवा भारत का अभिन्न अंग किस प्रकार बना, वर्णन करना है। तो पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया था। पुर्तगाल ने लंबे शासनकाल में वहां की जनता का दमन किया। भारत सरकार ने पुर्तगाल को रजामंद करने की धैर्यपूर्वक कोशिश की। पुर्तगाल में जो है क्या हुआ, मजबूत क्या चला, जन आंदोलन चला। ठीक है, और 5 सितंबर 1961 में भारत ने गोवा में सेना भेजी और 2 दिन की कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। तो ये कंप्लीट आपका आंसर रहेगा। तो ये थे कंप्लीट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और हेल्पफुल रहेगी आपकी जो है अच्छी प्रिपरेशन के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।